हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रसिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू एड्यूसलेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोनाउंस का पार्ट 2। आई होप सबने पार्ट 1 देख लिया है। उसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस विल फुल डिटेल्ड रूल्स एंड क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो जाकर देख लीजिए। And before starting with the session, I request you please subscribe our channel and hit the bell icon so that you don't miss out any of the important notification। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है? ये वो प्रोनाउंस होता है जिसमें जब सब्जेक्ट एक्शन करता है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है? सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है। मतलब अगर हमने कोई एक्शन किया तो उसका रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर ही हुआ। ओके, तो वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। हियर द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से आप और बेटर वे में समझोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल डाउन एंड हर्ट माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या है? दिस इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं गिर गई और मैंने अपने आप को हर्ट कर दिया। सो ये क्या हुआ? ये जो एक्शन हुआ हर्ट का, वो किसके ऊपर हुआ? मेरे खुद के ऊपर हुआ। तो वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। यू माइट कट योर सेल्फ विद नाइफ। तुम अपने आप को नाइफ से कट कर लोगे। ही हैज लैंडेड हिमसेल्फ इन डिफिकल्टीज। वो उसने अपने आप को डिफिकल्टीज में फंसा लिया। यू योर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है ना, मतलब तुम जिम्मेदार हो इस मिस्टेक के लिए। आई मेड माई सेल्फ अ कप ऑफ टी। मैंने खुद के लिए एक कप ऑफ टी प्रिपेयर करी। ठीक है, तो ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब स्टूडेंट्स, इस चार्ट को देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे वो देख ले। इस वाली टेबल में आप देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। सो ये जितने भी है, इसको टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये जो अपर पार्ट है ये किसको डिनोट कर रहा है? सिंगुलर प्रोनाउंस को, और प्लूरल पार्ट ये सेकेंड पार्ट है। ओके, तो सिंगुलर में जो सब्जेक्ट हो गए वो क्या हुए? आई, यू, ही, शी, इट। इनका हमने बहुत डिटेल्ड वे में पहले में एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ। अब इसको आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है कि आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ। इसको आप जैसे सेंटेंसेस फ्रेम करोगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। आई के हिसाब से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेंटेंस क्रिएट करिए, फ्रेम करिए। आई हर्ट माई सेल्फ आएगा तो माई सेल्फ हुआ। यू हर्ट योर सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। ओके, वी लव आर सेल्फ, यू लव योर सेल्फ, दे लव देम सेल्फ। लव, हर्ट, कुछ भी आप सेंटेंस में डाल सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें आप जैसे ही आप सेंटेंस फ्रेम करोगे तो आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है वो पता चल जाएगा। इट किसके लिए? आप नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हो। ओके, आप अपनी डॉग के लिए, कैट के लिए भी इट बोल सकते हो। इट हैज हर्ट इट सेल्फ। ठीक है, सो ये सब क्या हो गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गए, जिनको हमने सेंटेंसेस के हिसाब से समझा। अब हमें इसको मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रूल्स पढ़ेंगे हम लोग वन बाय वन। रूल नंबर 1 सेज we do not use a reflexive pronouns after verbs which describe things people usually do for themselves। ठीक है, like bathe, turn, hide, keep, concentrate, relax, meet। so these are few verbs which do not use reflexive pronouns। क्योंकि ये वैसे verbs है जो हम लोग क्या है खुद से ही करते हैं। वो ऑलरेडी मतलब क्या है कि पता ही है कि हाँ हम भाई छुपेंगे तो खुद ही से छुप रहे हैं, हम रिलैक्स कर रहे हैं तो खुद ही से कर रहे हैं, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ब्स वैसे हैं जो मतलब पता है कि हम लोग खुद ही से करते हैं, तो इसमें एडिशनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही हिड हिमसेल्फ इन द केव। तो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस बिकॉज वी विल नॉट यूज दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर हाइड, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज वर्ड्स एंड स्टार्ट फ्रेमिंग सेंटेंसेस फ्रॉम दीज वर्ड्स, so it will retain in your mind for longer time। okay, so he hid himself in the cave। भाई वो खुद ही से केव में छुपेगा, तो अलग से himself वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। द करेक्ट वे ऑफ सेइंग इज he hid in the cave। okay,
सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रिलैक्स माई सेल्फ ऑन हॉलीडे, तो हम भाई खुद ही से रिलैक्स करेंगे, इसमें एक और एडिशनल आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है। सो रिलैक्स के आगे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। सो आई वॉन्ट टू रिलैक्स ऑन हॉलीडे। सिमिलरली, आई बेदेड यस्टरडे, माई सेल्फ क्यों आएगा, हम खुद ही से तो नहाएंगे। आई टर्न टू सी हिम, तो टर्न माई सेल्फ नहीं आएगा। आई मेट माई बॉस एट द पार्टी, आई मेट माई सेल्फ एट द बॉस नहीं आएगा मीट का, ठीक है ना। यू शुड कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज, यू शुड कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे ही जो वर्ड्स है इनके आगे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन, रूल नंबर 2, now an object is always used after certain verbs and if object is not there reflexive pronoun is used। अब ये रूल जस्ट उसका रूल नंबर 1 का ऑपोजिट है। उसमें हमने वो वर्ब्स पढ़े थे जिनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी नहीं यूज होगा, और ये वो वर्ड्स है जिनके आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो अब देखिए, इसके लिए आपको जरूरी है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जानना। इसको मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में प्रोनाउंस के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो वर्ब्स की होगी, उसमें ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करेंगे आपको, वर्ब्स के जो हम लोग क्लासेस करेंगे, ठीक है। बट इसमें अभी आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वो वर्ब जिसके आगे हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम सिर्फ बोल दे ही किक्ड, तो ये सेंटेंस क्या कंप्लीट है? नहीं। आप पूछोगे उसने किसको किक किया, तो हम बोलेंगे ही किक द बॉल। तो अब किक के आगे क्या, एक ऑब्जेक्ट लगा, तो इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम बोलेंगे शी जम्प्ड, तो अब आप ये सेंटेंस में पूछोगे किसको जंप किया, नहीं, ये सेंटेंस खुद में क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। ये एक सेंस दे रहा है कि हाँ भाई वो कूदी, ठीक है ना। शी जम्प्ड, शी क्राइड, शी स्लेप्ट, तो दीज आर ऑल इनट्रांजिटिव वर्ब्स जिसके आगे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम वर्ब से पूछते हैं व्हाट या whom, तो हमें जो आंसर अगर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ही किक्ड व्हाट, हमें आंसर मिल गया द बॉल, इसलिए ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरीके से ये जो सारे वर्ब्स है जो मैंने यहां मेंशन किए हैं, दीज आर ऑल ट्रांजिटिव वर्ब्स, सो दे नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। मतलब अगर हम इंजॉय बोल रहे हैं तो उसके आगे हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे ही करेंगे। टेक एन एग्जाम्पल, ही इंजॉयड इन द पार्टी। अब यहाँ पे इंजॉयड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये जो आप इन देख रहे हो, इन क्या है, इन प्रेपोजिशन है, और द पार्टी क्या है, द पार्टी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द पार्टी। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। अब आप ही इंजॉयड व्हाट पूछो, आंसर आया नहीं आया, क्योंकि इन आ गया है। ही इंजॉयड वेयर में आंसर आ रहा है इन द पार्टी, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमें व्हाट या whom में आंसर चाहिए, तो ही इंजॉयड व्हाट में आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके आगे, ही इंजॉयड के आगे ऑब्जेक्ट हमारा नहीं लगा है, मिसिंग है। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ही इंजॉयड द पार्टी। तो अब आपने वर्ब से क्वेश्चन पूछा, ही इंजॉयड व्हाट, तो आंसर मिल गया द पार्टी, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा है द पार्टी। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, प्रेपोजिशन लगा है आपका, ठीक है ना। वर्ब को ऑब्जेक्ट लगा होना चाहिए, ही इंजॉयड द पार्टी। बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, द पार्टी नहीं है तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, ठीक है ना। तो अब आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने यूज कर लिया। अगर आपको ये प्रेपोजिशन यूज करना ही करना है इन वाला, तो आपको तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए ही इंजॉय के बाद, तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया हिमसेल्फ, ठीक है। इसको आप ट्रांजिटिव वर्ब्स को और ज्यादा जब वर्ब का क्लास करेंगे ना, तब और बेटर वे में समझ पाएंगे। आई होप तब भी आपको क्लियर हो रहा है कुछ। ही इंट्रोड्यूस टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इंट्रोड्यूस क्या है, अगेन आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगी। तो ही इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो हो गया टू द, ही इंट्रोड्यूस्ड टू whom करके आ रहा है, ठीक है ना। तो टू आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, इसका मतलब इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया है। और इंट्रोड्यूस देखिए हमने इस लिस्ट में दिया है आपको, इसका मतलब इसके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना है। तो क्या आप बोलोगे, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग,
सो ये गलत सेंटेंस है अगर एग्जाम में आता है। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, ही वॉज एब्सेंट, वेयर का आंसर आ रहा है, हमें तो किसका आंसर चाहिए, हु या हुम का। सो ही वॉज एब्सेंट के आगे ही वॉज एब्सेंट, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, ऐसे आएगा, ठीक है ना। वैसे ही अडेप्ट, ही अडेप्टेड टू द न्यू सर्कमस्टेंसेस। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है हमारा, नहीं करेक्ट है। अडेप्टेड के आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया, टू एक प्रेपोजिशन आ गया। ही अडेप्टेड हु, आंसर नहीं मिला, हुम आंसर नहीं मिला। सो ही अडेप्टेड, हमें अब इसके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या लगा देंगे, ही अडेप्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू सर्कमस्टेंसेस। ओके, ही अवेल्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज है ये, या ही अवेल्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी रॉन्ग है, और अगेन ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज करेक्ट है। ओके, अवेल्ड के आगे हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, या तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज आप बोलोगे, ही अवेल्ड ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज रॉन्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया ये आपको रूल कि ये सारे क्या है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब है जिनके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट नहीं यूज कर पा रहे हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करिए, जैसे मैंने अभी आपको इन एग्जांपल्स में बताया। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रूल। सो रूल नंबर 3 सेज वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर व्हेन द एक्शन इज बिटवीन द टू पीपल एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सो रेसिप्रोकल नाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो हम आपस में एक दूसरे को करें। ठीक है, जैसे वी लव ईच अदर, ठीक है, अगर हम बोले ए एंड बी लव ईच अदर, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है। ए बी को प्यार कर रहा है और बी ए को प्यार कर रहा है। ए खुद को और बी खुद को नहीं कर रहा है। अगर ए खुद को प्यार कर रहा होता और बी खुद को प्यार कर रहा होता तब तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते, बट अगर एक दूसरे को कर रहे हो तो वर्ड क्या आएगा, हिमसेल्फ माई सेल्फ की जगह ईच अदर आएगा, और वो किसका केस होता है, वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज होता है उस केस में। ओके, टेक दिस एग्जांपल, जैक एंड जोन्स बॉट ईच अदर प्रेजेंट्स। इसका मतलब जैक जोन्स के लिए प्रेजेंट लेकर आया और जोन्स जैक के लिए प्रेजेंट लेकर आया। अगर हम बोलते जैक एंड जोन्स बॉट प्रेजेंट्स फॉर देमसेल्व्स तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता, उसमें उसका मतलब होता कि जैक और जोन्स अपने खुद के लिए प्रेजेंट्स लेकर आए, बट इसमें क्या वर्ड यूज हुआ, ईच अदर। तो ईच अदर ये क्या है, ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जिसमें एक काम दूसरे के लिए किया जा रहा है, एक दूसरे के लिए। यही मैंने जैसे फिर लिखा जैक एंड जोन्स बॉट प्रेजेंट्स फॉर देमसेल्व्स, तो यहां पे ये देमसेल्व्स आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैक खुद के लिए लेकर आ गया प्रेजेंट और जोन्स खुद के लिए लेकर आ गया, यहां पर एक दूसरे के लिए लेकर आए। ओके, इसको इस एग्जांपल से समझिए, राजू एंड मोना किल्ड ईच अदर, मतलब राजू ने मोना को मार दिया, मोना ने राजू को मार दिया, तो यहां पर ये क्या आया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ। तो आपको समझना है सेंटेंस के हिसाब से कि आपको रिफ्लेक्सिव यूज करना है कि रेसिप्रोकल यूज करना है। ठीक है, राजू एंड मोना किल्ड देमसेल्व्स, इसका मतलब राजू ने खुद से सुसाइड कर लिया और मोना ने खुद से कर लिया, तो यहां पर ये रेसिप्रोकल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस रूल इज वेरी सिंपल, आपको आ गया समझ में। चलिए, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउन, ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब एम्फसाइज करना किसी चीज को। ठीक है, सो जब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही इसमें यूज होते हैं, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, बट उसका जो यूज करने का वे होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सेंटेंस में अपने आप को या कोई पर्सन है वो खुद को एम्फसाइज कर रहा होता है कि भाई ये काम मैंने खुद से किया, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं खुद से वहां गया, तो वो हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि आप जो एक्शन कर रहे थे उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ रहा था कि भाई तुम खुद जिम्मेदार हो ये काम के लिए। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव है। एम्फेटिक मतलब भाई ये मैं खुद से कर रहा हूं, ठीक है ना। सो व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड to put emphasis on the particular noun, they are called emphatic pronouns. Okay, so ये examples है, they themselves admitted their mistake, उन्होंने खुद से अपनी मिस्टेक क्या है, कन्फेस कर ली।
ठीक है ना, देमसेल्व्स, तो यहाँ पे देमसेल्व्स क्या है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। वी आर सेल्व्स विटनेस द एक्सीडेंट, हमने खुद से अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट को देखा। ठीक है, आई स्पोक टू द चेयरमैन माई सेल्फ, मैंने खुद से चेयरमैन से बात करी। ओके, सो अगेन इसमें आप देख रहे हो वही सारे प्रोनाउंस यूज होते हैं जो रिफ्लेक्सिव में होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, बट उसको यूज करने का वे डिफरेंट होता है क्योंकि वो सेंस डिफरेंट दे रहा होता है सेंटेंस में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ेंगे, वो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज होता है? किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी चीज को हाईलाइट करना कि यह चीज, वह चीज, ये चीज है, वो चीज है। यानी 4 तरीके के होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज एंड दोस। दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह है, दीज मतलब ये, एंड दोज मतलब वे। तो ये सब क्या होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो हाईलाइट या पॉइंट करते हैं किसी सब ऑब्जेक्ट की तरफ कि यह एप्पल चाहिए मुझे। ओके, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस, ये वाला मेरा पेन है। कौन सा? दिस इज माई पेन। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को आप पढ़ रहे हो तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से इसको कनेक्ट करने की जरूरत है। एडजेक्टिव्स की क्लास में हमने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पूरा अच्छे से पढ़ा है। तो एडजेक्टिव्स हमने क्या देखा था? एडजेक्टिव्स किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स, और प्रोनाउंस नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। ओके, सो अगर हम बोले दीज एप्पल्स आर माइन, तो एप्पल्स क्या है आपका? नाउन है। नाउन के पहले अगर दिस, दैट, दीज, दोस लगेगा, अगर नाउन के पहले, तो ये दिस, दैट, दीज, दोस क्या है आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखे, दीज आर माई एप्पल्स, अब हमने सीधे नाउन की तरफ जगह नाउन को रिप्लेस किया है, नाउन के पहले नहीं यूज किया है, एप्पल्स के पहले दीज नहीं आया है, तो दीज आर, तो दीज यहां पे क्या है आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर आप इस सेंटेंस में कनेक्ट कर पा रहे हो दोनों में, तो आपको दिखेगा इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन भी यूज हुआ है। दीज एप्पल्स आर माइन, ये माइन आपका क्या है? आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। और इसमें ये माई एप्पल्स, नाउन के पहले माई यूज हुआ है, तो माई इसमें क्या है? इसमें माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें, और माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। सिमिलरली जो फर्स्ट नंबर का केस है ये वाला, इसमें दीज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है क्योंकि नाउन के पहले यूज हो रहा है, और माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ओके, तो सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करते हुए चलिए स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल देखिए, दीज आर डिलीशियस चॉकलेट्स, स्टिल आई प्रेफर ईटिंग दीज पेस्ट्रीज। ठीक है, दीज आर डिलीशियस चॉकलेट्स, पहले नाउन ढूंढ लीजिए, नाउन कौन सा है? चॉकलेट्स आपका नाउन है। डिलीशियस नाउन को बारे में बता रहा है, डिलीशियस क्या है? आपका एडजेक्टिव्स है। आप एक ही सेंटेंस में सारे पार्ट ऑफ स्पीच यूज करने लग जाओगे जब आप सारी क्लासेस अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, दीज आर डिलीशियस चॉकलेट्स। ठीक है, अब यहां पर दीज चॉकलेट्स के पहले तो यूज नहीं हो रहा, चॉकलेट्स तो बहुत दूर लिखा है, दीज आर लिखा है। दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो अभी हम पढ़ रहे हैं। स्टिल आई प्रेफर ईटिंग दीज पेस्ट्रीज, अगेन पेस्ट्रीज क्या है आपका? नाउन है। पेस्ट्रीज नाउन के जस्ट पहले ये वाला दीज यूज हुआ है, तो यहां पर ये दीज क्या है आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बाकी इनसे आपको मतलब नहीं है। ईटिंग क्या है? वर्ब है। ठीक है ना, तो ये सब आप देखोगे तो आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसमें यूज करने लग जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दैट वाज एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वेयर एज दीज डेज वी आर लिविंग थ्रू अ रिसेशन। तो वो वैसा पीरियड था जिसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा था और अभी हम लोग रिसेशन में रह रहे हैं। सो दैट वाज एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। दैट के बाद कोई नाउन आया? नहीं आया, दैट वाज है। तो दैट इसमें क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है अगेन।
वेयर एज दीज डेज, डेज नाउन है, नाउन के पहले ये वाला दीज यूज हुआ है, यहाँ पे दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, द पॉल्यूशन इन दिल्ली इज मोर देन दैट ऑफ मुंबई, ऐसे भी यूज करते हैं कि मतलब जो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो ज्यादा है जितना मुंबई में है। अगर हम इसको लिख देंगे द पॉल्यूशन इन दिल्ली इज मोर देन मुंबई, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब हो गया जो दिल्ली में पॉल्यूशन है वो मुंबई से ज्यादा है, बट हमें मुंबई के पॉल्यूशन से दिल्ली के पॉल्यूशन को कंपेयर करना है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो द पॉल्यूशन इन दिल्ली इज मोर देन मुंबई पॉल्यूशन, बट आपको पॉल्यूशन पॉल्यूशन बार बार वर्ड रिपीट नहीं करना है, इसलिए आप पॉल्यूशन को किससे रिप्लेस कर रहे हो, दैट से। ओके, दैट ऑफ मुंबई, दैट के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आया, ऑफ आया बीच में, तो अगेन ये दैट क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। टी एंड कॉफी बोथ एक्ट एज स्टिमुलेंट्स, दिस मोर देन दैट, ये एक और अगेन नया तरीका है दिस और दैट को यूज करने का। इसको दिस और दैट कैसे यूज कर रहे हैं, फॉर्मर और लेटर को जैसे यूज करते हैं, मतलब दोनों ही एज ए स्टिमुलेंट्स काम करते हैं, बट टी ज्यादा काम करती है एज एन एक्टिवेटर कंपेयर टू कॉफी। तो दिस मोर देन दैट मतलब दिस किसके लिए यूज हुआ है, टी के लिए, और दैट यूज हुआ है कॉफी के लिए। तो टी और कॉफी को इस दिस और दैट में रिप्लेस किया है ना, तो अगेन ये दिस और दैट क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा है मैंने ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स रखे हैं जिसमें अलग अलग तरीके से यही दिस दैट दीज दोस का यूज किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या हो गया, इसमें आपके वो सारे प्रोनाउंस आते हैं जिसको आप एक एक करके सेलेक्ट करते हो फ्रॉम द होल ग्रुप। ठीक है, मतलब these are used when there are more than one persons or things to indicate that the persons or things are taken separately, एक एक करके, जैसे each, either, neither। एग्जाम्पल से आप समझोगे और बेहतर तरीके से, लेकिन आपको ये सब याद रखने हैं, ठीक है ना, जो मैंने लिखे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोस, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, ईदर, नीदर, एनी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, ईदर ऑफ द थ्री टू प्लेयर्स इज टू बी सेलेक्टेड, तो ये क्या है आपका, ईदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या हुआ, दो प्लेयर हैं ए और बी, तो या तो ए सेलेक्ट होना है और या फिर बी सेलेक्ट होना है, ए सेलेक्ट होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। ठीक है, सो ईदर ऑफ द टू प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड, इन दोनों में एक प्लेयर सेलेक्ट होना है। ईदर का केस हमेशा दो लोगों के लिए आता है, दो से ज्यादा लोग होंगे तो ईदर वर्ड यूज आपका नहीं हो सकता है। अगर तीन प्लेयर्स में आपको एक सेलेक्ट करना है तो ईदर वर्ड नहीं यूज होगा, उसके लिए एनी वन सेलेक्ट यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू कंप्लीट हिज होमवर्क, इसका मतलब क्या हुआ, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक को काम कंप्लीट करना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक को, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, सारे स्टूडेंट्स को, हर एक बच्चे को रिवॉर्ड मिला। ठीक है, तो ईच मतलब हर एक। नीदर ऑफ माई टू ब्रदर्स अटेंडेड द पार्टी, अब अगेन इसको देखिए, ये दो ब्रदर्स हैं मेरे ए बी, तो ना तो पार्टी ए ने अटेंड करी ना बी ने। अगेन ईदर और नीदर का केस आपको याद रखना है, सिर्फ जब दो पर्सन्स की बात हो तभी यूज होगा। सो दोनों भाइयों में किसी ने पार्टी नहीं अटेंड करी, नीदर ऑफ माई टू ब्रदर, तो अगेन नीदर क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। अब ये देखिए, ये बताइए करेक्ट है कि रॉन्ग है, ईदर ऑफ द थ्री ब्रदर्स इज स्ट्रॉन्ग, सो ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ईदर किसके साथ यूज होता है, हमेशा दो लोगों के साथ यूज होता है, बट अगर हमें ये तीन रखना ही रखना है, मेरे तीन भाई है और हमें बोलना है कि कोई इन तीनों में एक स्ट्रॉन्ग है, तो आप कैसे बोलोगे, एनी वन ऑफ द थ्री ब्रदर्स इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तीन भाइयों में कोई एक, एनी वन ऑफ द थ्री ब्रदर्स इज स्ट्रॉन्ग। वैसे ही अगर आपको बोलना है कि आपके दो भाइयों ने पार्टी नहीं अटेंड करी, तब तो मैम आपने नीदर लगा दिया। ठीक है, अगर मेरे तीन भाई हैं और तीनों ने पार्टी नहीं अटेंड करी तो मैं क्या बोलूं, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलोगे, नन ऑफ माई थ्री ब्रदर्स अटेंडेड द पार्टीज, नन ऑफ माई थ्री आ जाएगा। ठीक है, दो लोग होते तो आप बोलते नीदर ऑफ माई टू ब्रदर्स, अगर दो से ज्यादा है तो नन आ जाएगा। वैसे ही दो लोग में अगर आपको एक को सेलेक्ट करना है तो आप ईदर ऑफ माई टू ब्रदर्स बोलते, और तीन में एक को करना है तो एनी वन ऑफ माई थ्री ब्रदर्स। ओके, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट रूल है, आई होप आपको इसमें काफी चीजें सीखने को मिली।
नेक्स्ट आते हैं अपने इनडेफिनेट प्रोनाउंस पे। सो इनडेफिनेट जैसे वर्ड ही है इनडेफिनेट कि इसमें हमें नहीं पता कि हम किसको रेफर कर रहे हैं, कितने लोगों को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज अ प्रोनाउन दैट डजंट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई व्हाट इट इज रेफरिंग टू, ये बताता नहीं किसको रेफर कर रहा है। सो दीज आर ऑल इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, somebody, someone, ये सब क्या है indefinite pronouns है। फॉर एग्जाम्पल everyone should do his work, so everyone क्या है आपका indefinite pronoun है, हर एक को अपना काम करना चाहिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल है, वो ये है जब भी आप everyone का यूज करते हो तो उसके साथ में क्या आता है, his आता है। everyone should do अगर आप once वर्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा। वैसे ही अगर one लिखा है तो क्या आएगा, इसके साथ वन ही आएगा। इफ वन वर्क्स हार्ड ही इज श्योर टू सक्सीड, तो ये अगेन रॉन्ग है, ही नहीं आएगा। वन के साथ क्या आएगा, वन के साथ वन ही यूज होगा, वन इज श्योर टू सक्सीड, ठीक है। तो आपको यहां पर कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है ये यहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है, ओके। वन शुड obey his parents। अब बताइए ये करेक्ट है कि रॉन्ग है सेंटेंस, वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, ओके। तो क्योंकि वन है तो वन के साथ इधर में वंस ही आएगा पॉजेसिव फॉर्म, ओके। वन अगर यूज हुआ है तो इसके साथ ये हिज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ रिलेटिव क्लॉज। They are meant to provide more information about the subject it relates to। ये जिस सब्जेक्ट के आगे लगा है उसकी और इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके। अगर हम बोले दिस इज द गर्ल whom I love, तो ये whom क्या कर रहा है, इस लड़की की इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि ये वो लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूं, ठीक है। दिस इज द बॉय हु इज शाउटिंग इन द क्लास, आगे कुछ भी आप ऐड कर लो, ठीक है। तो ये हु क्या कर रहा है, अगेन ये हु इस बॉय के बारे में जानकारी दे रहा है कि ये वो लड़का है जो शाउट कर रहा है। तो अब आपको हु यूज करना है कि हुम यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या क्या हो गए आपके, हु, हुज, हुम, विच एंड व्हाट नीड दैट, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए। अब हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हुज आपका पॉजेसिव के लिए यूज होता है, ओके। शी इज द गर्ल हुज हेयर इज गोल्डन, हुज, ठीक है। चलिए हु किसके लिए यूज होता है, रेफर्स टू अ पर्सन, हु कभी नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं यूज होगा। दिस इज द बॉय हु इज शाउटिंग, मैंने लिविंग थिंग के लिए यूज किया। दिस इज द बुक विच इज केप्ट ऑन द टेबल, दिस इज द बुक हु इज केप्ट आप बोल सकते हो, नहीं, नॉन लिविंग है तो विच या दैट यूज कर सकते हो, हु नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सो रेफर्स टू अ पर्सन, द नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट विच डज द एक्शन, जो एक्शन कर रहा है। हु हमेशा किसमें, नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव। और whom क्या है, रिफर्स टू अ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। दैट रिसीव्स एन एक्शन, जिसके ऊपर, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये तो बॉय देखो खुद ही शाउट कर रहा है ना, तो बॉय क्या है, सब्जेक्टिव, हु सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, whom ऑब्जेक्टिव केस में। अभी आप बिल्कुल घबराइए नहीं, अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे क्लियर होगा आपको। हुज शो द पोजेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया हुज हेयर इज गोल्डन, दैट
लिविंग नॉन लिविंग एनिमल सबके लिए यूज होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है, अभी आपको बताएंगे। एंड विच इज यूज इन अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज रेफर्स टू अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, बताते हैं अभी आपको रूल्स क्या पढ़ेंगे वन बाय वन और बेटर वे में क्लियर होगा। सो रूल नंबर 1 सेज हु इज यूज्ड इन रिलेटिव क्लॉजेस टू रिफर टू पीपल एंड समटाइम्स टू पेट एनिमल्स। तो वैसे तो हु किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं होता है, लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, जैसे बॉय गर्ल मैन वुमेन। बट कभी कभी हम लोग पेट एनिमल्स के लिए भी हु का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड अ कार। यहाँ बहुत से लोग हैं, ये पीपल के लिए यूज हो रहा है हु, जो कार अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज माई कैट हु लव्स मी अलॉट। तो ये कैट मतलब एक तरीके से पेट एनिमल है, उसके लिए बात हो रही है, तो उसके लिए भी हु का यूज कर सकते हैं, हु लव्स मी अलॉट। रूल नंबर 2 सेज हु कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ रिलेटिव क्लॉज। उसी क्लॉज का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों वे में काम कर सकता है। कैसे, द गर्ल हु आई सॉ यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट। तो इसमें कैसे एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहा है, वो गर्ल जिसको मैंने कल देखा वो मेरी क्लासमेट है। दिस इज द गर्ल हु वर्क्स वेरी हार्ड। ये वो लड़की है जो बहुत मेहनत करती है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप सेंटेंसेस समझिए कि यहाँ पर हु का यूजेज सही है कि नहीं है। ठीक है, वो लड़की जिसको मैंने कल देखा वो मेरी क्लासमेट है, और ये वो लड़की है जो हार्ड वर्किंग है। तो दोनों आप देखिए अलग तरीके से यूज हो रहा है, एक में ये सब्जेक्ट की जैसे यूज हो रहा है और एक में ऑब्जेक्ट की जैसे यूज हो रहा है। ओके, रूल नंबर 3 सेज whom is used as an object of a verb and preposition। whom देखिए अगर कोई verb आ जाता है या preposition आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसके बाद हमेशा ही whom ही आएगा, who कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, आई डू नॉट नो विद whom आई विल गो टू द कॉन्सर्ट। मुझे नहीं पता मैं किसके साथ कॉन्सर्ट जाऊंगा। विद आपका preposition है, preposition के बाद हमेशा whom आएगा। whom did the teacher scold yesterday। ठीक है, अब यहां आपको खुद को पहचानना है, हु आएगा कि whom आएगा, वो अभी हम रूल्स आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप देख रहे हो इसके पहले कुछ नहीं आया, इससे स्टार्ट ही हुआ है। बट इसको हिंदी में बोल के देखिए, किसको टीचर ने डांटा, तो किसको मतलब फिर whom आएगा। ठीक है, रूल नंबर 4 हुज के बारे में है। हुज इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन बाय पीपल, एनिमल और अ थिंग। दिस इज द बॉय हुज फादर वर्क्स इन बैंक ऑफ अमेरिका। ये वो लड़का है जिसके पिताजी बैंक ऑफ अमेरिका में काम करते हैं। सो हुज पॉजेसिव के लिए यूज हो रहा है, जिसके पापा। ठीक है, इट इज जॉन्स हाउस हुज डोर इज लॉक्ड। ठीक है, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये जॉन का घर है जिसका दरवाजा लॉक है, हुज डोर। आगे क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है। अब देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स देखिए आप, इसमें हम समझेंगे हु सही है कि हुम करेक्ट है, और क्यों कौन सा आएगा करेक्ट होगा ये समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दिस इज द गर्ल हु नेवर प्लेज विद मी। अब आपको हु लगाना है कि हुम लगाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सब्जेक्ट और वर्ब का क्या है, कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट आपका क्या होगा, हु हो जाता है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाना है। सब्जेक्ट और वर्ब जहां कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचा, तो आखिरी में फिर आप सिर्फ हुम ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, वर्ब ये लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो पहले इसमें, दिस इज द गर्ल हु नेवर प्लेज विद मी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। दिस क्या है आपका, सब्जेक्ट है। इस क्या है, वर्ब है। एक सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट हो गया। द गर्ल से हमें कोई मतलब नहीं है, द गर्ल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें सिर्फ फोकस करना है सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ हु आएगा कि हुम आएगा देखेंगे अभी हम। हु नेवर प्लेज विद मी, विद प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो मी है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हमें इस ऑब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब देखना है। नेवर आपका एडवर्ब है, प्लेज आपका वर्ब है, तो आपका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन फुलफिल हो गया। दिस इज द गर्ल, तो ऑब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं। तो अब ये जो प्लेस वर्ब है इसके लिए क्या आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, हु होता है, इसलिए आप यहां पर हु लगाओगे,
तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट टू वर्ब टू। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बॉय हुम आई लव। अब अगेन हमें देखना है हु आएगा कि हुम आएगा। तो दिस देखिए सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, द बॉय आपका ऑब्जेक्ट है, उससे हमें मतलब नहीं। आई आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया, लव हमारा सेकंड वर्ब हो गया, आई लव। तो सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। तो अब हम खाली क्या लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग हुम लगाएंगे। अगर हमें वर्ब को कंप्लीट करना रहेगा तो हम लोग हु लगाएंगे, अगर वर्ब कंप्लीट हो गया है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे हुम। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी ट्रिक है जिसमें कि बहुत जो लंबे लंबे लेंदी सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये काम आती है। अदरवाइज आप सेंटेंस को बोल के भी समझ सकते हो हु आएगा कि हुम आएगा। ठीक है, हु का मतलब दिस इज द गर्ल जो कभी नहीं मेरे साथ खेलती, ये वो लड़का है जिसको, हु मतलब होता है जिसको। ठीक है, दीज आर द मेन हु आर वर्किंग हार्ड नाउअडेज। तो अब इधर हु आएगा कि हुम आएगा, अगेन चेक करते हैं। दीज आपका सब्जेक्ट है, आर आपका वर्ब है, द मेन आपका ऑब्जेक्ट है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वर्किंग हार्ड नाउडेज, वर्किंग अगेन वर्ब है और हार्ड नाउडेज से मतलब नहीं है। तो इस वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट हमें चाहिए जो है नहीं, तो हमें ये हु सब्जेक्ट लगाया तो ये कंप्लीट हुआ आपका सेकंड। नेक्स्ट देखिए, अगेन इसमें देखेंगे हु करेक्ट यूज हुआ है कि नहीं। आई सब्जेक्ट, हैव वर्ब, द बॉय ऑब्जेक्ट है, आई हैव द बॉय हु आई थॉट हैड नो मनी। ठीक है, आई सब्जेक्ट सेकंड हो गया, थॉट दूसरा वर्ब आ गया, हैड एक और अलग वर्ब आ गया V3। सो हैड नो मनी, तो इसके लिए भी तो एक और सब्जेक्ट लगेगा, तो इसलिए सब्जेक्ट लगा आपका हु। ओके, नेक्स्ट देखिए, द बॉयज एक सब्जेक्ट आ गया, हुम का हमें चेक करना है, वी हैव सेलेक्टेड। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहां लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब अगर यूज होती है तो उसको हम लोग एक वर्ब की जैसे ट्रीट करते हैं। बट अगर एक प्रॉपर वर्ब के बाद अगर कोई लिंकिंग वर्ब आ जाती है बी डू हैव का फॉर्म, तो उसको हम लोग दो वर्ब्स की जैसे ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने इस वाले एग्जांपल में किया, यहाँ एक थॉट एक मेन वर्ब आ गई, उसके बाद ये आया बी डू हैव का फॉर्म, तो इसको एक और सेकंड वर्ब की जैसे ट्रीट किया। इस वाले एग्जांपल में देखिए द बॉय सब्जेक्ट है, whom वी हैव सेलेक्टेड आर प्लेइंग वेल, वी क्या है अगेन दूसरा सब्जेक्ट है, S2 लगा दिया, हैव सेलेक्टेड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एक वर्ब काउंट होगी, तो ये इसकी वर्ब काउंट हुई, इस S2 की ये वर्ब है V2। द बॉयज की कौन सी वर्ब है, आर प्लेइंग, तो बॉयज की अगेन ये V1 वाली की V1 मिल गई, द बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है, ये आपस में कनेक्ट कर रही है, एंड वी हैव सेलेक्टेड आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इस सब्जेक्ट की ये वर्ब है, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब है, तो सब S1 का V1 मिल गया, S2 को V2 मिल गया। तो अब हम बीच में क्या लगा सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हैं, इसलिए हमने whom लगाया। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये सब एग्जाम्पल्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये अकेला बच गया था इसलिए whom लगाया, और यहाँ पे मैंने whose का यूज करके बताया है जो पॉजेसिव है, दीज आर द स्टूडेंट्स whose यूनिफॉर्म्स आर अनटाइडी। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ हु और हुम कहाँ यूज करना है, इसको वापस से देखिएगा पॉज करके और क्लियर होगा, और एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको हु और हुम का कॉन्सेप्ट और बेटर वे में क्लियर होगा। Now rule number 5 says which is used for non-living things which has the same form for nominative and accusative cases। देखते हैं, this is the car which belongs to my uncle, ये वो कार है जो मेरी अंकल की है। ठीक है, and the car which my uncle has is very expensive, तो ये दोनों में एक जैसे यूज हो रहा है। ठीक है, एक में नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज हो रहा है, एक में एक्यूसेटिव। ये वो कार है जो मेरी अंकल की है, द कार विच बिलोंग्स टू माई अंकल, एंड द कार विच माई अंकल हैज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, दैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में यूज होता है, और ये सारे वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। अगर कोई भी सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखते हैं तो हमेशा दैट का यूज होगा। और सुपरलेटिव डिग्री में कौन कौन से वर्ड्स है, सेम, ऑल, नन, ओनली, द फ्यू, द लिटिल, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, और सुपरलेटिव डिग्री। सो दिस इज द बेस्ट बुक, तो विच आई हैवर हैड अगर हमने लिखा होता तो वो रॉन्ग हो जाता। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके बाद हमेशा दैट आएगा। आई रेड ऑल द बुक्स दैट आई हैव,
ऑल आया, तो इसलिए इसके बाद दैट आई हैव आएगा। विच आई हैव अगर हम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। द लिटिल नॉलेज दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, ठीक है। द लिटिल के साथ दैट, द लिटिल विच नहीं आएगा। दिस इज द ओनली पेन दैट आई वॉन्ट, दिस इज द ओनली पेन विच आई वॉन्ट गलत हो जाएगा। तो ओनली, ऑल, नन, समथिंग, एनीथिंग, सुपरलेटिव डिग्रीज में हमेशा दैट का यूज होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पे। अब अपने पार्ट में अपने ये है आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, अब हमारे सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ये 10 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब, ठीक है। तो इसमें आपको यही सब प्रोनाउंस जो आज पढ़ाया उसके रूल्स अप्लाई करने हैं। अब इसमें क्या है, ये 4 पार्ट्स में सेंटेंस डिवाइड है आपका, ठीक है। इसमें आपको एरर ढूंढनी है, एरर डिटेक्ट करनी है। अगर एरर आपको लगती है पार्ट 1 में है, सो यू विल मार्क 1 एज योर आंसर। इफ यू थिंक 2 has the error, then you will mark part 2 as your answer. If you think part 3 has an error, you will mark 3, and if you feel there is no error, then you can mark 4 as your answer. So start reading sentences one by one. First says neither of the 5 students passed the examination. So now tell me if there is any error or not. Neither of the 5 students passed the examination. So error is there in first part because I have used 5 students. So if there are more than 2 persons, we will use none instead of neither. So none of the 5 students passed the examination. Error कहाँ है आपकी, पार्ट फर्स्ट में है। सेकेंड पढ़िए, there are 2 chocolates left, you can take any one. अब देखिए तो बहुत ऐसा लग रहा होगा कि करेक्ट है, there are 2 chocolates left and you can take any one. अब क्योंकि अगर 2 चॉकलेट्स बची है तो 2 के साथ एनी वन नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, यू कैन टेक ईदर। सो एरर इज इन योर ऑप्शन 4, ठीक है ना। यू कैन टेक ईदर आएगा अगर 2 यूज हुआ, 2 से ज्यादा तो एनी वन। इफ एनीबडी लेंड्स मी मनी आई शैल बी ग्रेटफुल टू देम। नाउ टेल मी इज देयर एनी एरर। इफ एनीबडी लेंड्स मी मनी, अब क्या यूज हुआ है, एनीबडी। तो एनीबडी के साथ क्या होएगा, एनीबडी लेंड्स मी मनी आई शैल बी ग्रेटफुल टू हिम आएगा, देम नहीं आएगा, सिंगुलर फॉर्म आता है। ओके स्टूडेंट्स, द एरर इज अगेन इन पार्ट नंबर 4. 4 sentences, either Ram or his servants is going to prepare breakfast today. Now is there any error or not? Either Ram or his servants. सो इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है, इधर राम और सर्वेंट्स। तो इसमें सेकंड जो केस है, अगर ये प्लूरल है तो ये जो वर्ब होगा ये नियर वाले सब्जेक्ट का वर्ब लेता है। नियर में ये प्लूरल हुआ है सर्वेंट्स, तो इसलिए इधर राम और सर्वेंट्स आर आएगा गोइंग टू प्रिपेयर। इसी की जगह अगर ये सेंटेंस लिखा होता इधर द सर्वेंट्स और राम, तो फिर नियर सब्जेक्ट का वर्ब आता है, तो फिर राम क्योंकि सिंगुलर है तो इज गोइंग टू प्रिपेयर आ जाता। इसमें क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट आया है बाद में, इसलिए उसका वर्ब लेगा आर। ओके, सो एरर इन योर ऑप्शन 1. फिफ्थ क्वेश्चन, आई मेट द गर्ल whom you said had won the medal. अब क्योंकि ये प्रोनाउंस के हैं तो इसमें एरर्स आपको मोस्टली प्रोनाउंस की ही मिलेगी। सो आई मेट द गर्ल whom you said had won the medal. तो आपको चेक करना है who करेक्ट होगा कि whom करेक्ट होगा। चेक करते हैं उसी रूल के साथ। आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, मेट क्या है, वर्ब है, द गर्ल ऑब्जेक्ट है, उससे मतलब नहीं, यू क्या है, अगेन दूसरा सब्जेक्ट है, S2 लिख देंगे, सेड अगेन दूसरा वर्ब है, V2 लिख देंगे, ठीक है। हैड वन द मेडल, हैड वन द मेडल, तो हैड वन अगेन एक और नया वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो इस वर्ब को कौन कंप्लीट करेगा, सब्जेक्ट कंप्लीट करेगा, whom ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए हमें who लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो आई मेट द गर्ल who you said had won the medal. ओके, सो एरर इज इन योर ऑप्शन 2. आई होप आपको क्लियर हो रहा है who और whom का। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, आई बिलीव दैट एवरीवन शुड डू वंस वर्क स्मार्टली, वेयर इज द एरर।
आई बिलीव दैट एवरी वन शुड डू, तो एवरी वन है तो वंस नहीं आएगा ना, आई बिलीव दैट एवरी वन शुड डू हिज वर्क स्मार्टली। और अगर वंस यूज करना है तो यहाँ पे एवरी वन की जगह आप वन लिख सकते हो, वन शुड डू वंस वर्क स्मार्टली। सो एरर अल्टीमेटली है किसमें, सेकंड में ही है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, नन ऑफ माई 2 पेन्स इज राइडिंग स्मूथली, वेयर इज द एरर। 2 पेन्स दिया है, क्या दिया है, 2 पेन, तो नन आता है 2 से ज्यादा के लिए, तो क्या आएगा करेक्ट फॉर्म, नीदर ऑफ माई 2 पेन्स इज राइटिंग स्मूथली, एरर इज इन योर ऑप्शन 1। 8th क्वेश्चन, दिस इज द ओनली मूवी विच आई हैव एवर सीन, सिर्फ ये एक अकेली इकलौती मूवी है जिसको मैंने देखा है, कोई है ऐसा जिसने सिर्फ एक ही मूवी देखी है, कमेंट करके बताइएगा। दिस इज द ओनली मूवी विच आई हैव एवर सीन, अब ओनली वर्ड आया है, सो ओनली के साथ क्या आता है, विच नहीं आता, दैट आता है आपका, दिस इज द ओनली मूवी दैट आई हैव एवर सीन, सो एरर इज इन योर ऑप्शन 2। 9th, I asked my boss to let my colleagues and I have one day leave। अब ये जो एरर है वो आज की क्लास का नहीं है, जो इसके लास्ट क्लास में प्रोनाउन पढ़ाया था उससे रिलेटेड है, तो वो भी आपको प्रोनाउंस तो प्रोनाउन है, आपको एरर फाइंड करने चाहिए। आई आस्क्ड माई बॉस टू लेट माई कलीग्स एंड आई हैव वन डे लीव, कहाँ एरर है, लेट आपका एक वर्ब होता है, इसके आगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, आई आपका क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो बच्चे कर पाएंगे, मी होता है। सो आई आस्क्ड माई बॉस टू लेट माई कलीग्स एंड मी हैव वन डे लीव। ओके, आई सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट केस आएगा प्रोनाउन का, so error is in your option 2। Last question, the minister acquitted from the court of law, is there any error? Yes, अभी हमने पढ़ा acquit क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे या तो आप ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट आप खुद से लगा नहीं पाओगे तो आप क्या लगाओगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, तो द मिनिस्टर acquitted himself आएगा फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, याद आया रिफ्लेक्स, ये जो आपको पढ़ाया था कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट आएगा नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, जैसे इंजॉय, अडैप्ट, अवेल, अक्विट, प्रेजेंट, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, याद कर लेना, जैसे मुझे रट गए वैसे आपको भी रट जाएंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, सो एरर इज इन योर ऑप्शन 2। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे ओवर होता है हमारा आज का सेशन। आई होप आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, प्रोनाउंस के सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा, अब वर्ब पे हम लोग लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंदी है, वर्ब्स 4 पार्ट्स में आएगा, सारे आपको देखने जरूरी है, जिससे आप क्या है, इंग्लिश ग्रामर आपस में कनेक्टेड है। नाउन आप पढ़ोगे तो एडजेक्टिव समझ में आएगा, एडजेक्टिव पढ़ा तो प्रोनाउन समझ में आ रहा है, आर्टिकल्स पढ़ा हमने। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग सारे एक एक करके इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक फ्रॉम द बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल कवर करते जाएंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको तुरंत एक तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, बेल आइकन को प्रेस करते कोई भी नया वीडियो पोस्ट होगा आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आगे चलकर, और साथ में मुझे भी हेल्पफुल होगा, मुझे लगेगा कि जो फ्री में हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे लग रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहिए, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।